शायद इसलिए कि तुम्हें यहाँ आना था। मैंने पहली मर्तबा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। इस वक्त तक मैं अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुका था। जब मैं हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था तो राजस्थान की तपती हुई पहाड़ियों में तुमने ही अपने आप को मेरे सुपुर्द करके मेरा स्वागत किया था। और आज हिंदुस्तान में ये मेरी आखिरी रात है और ये अलविदाई रात भी मैं तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। इस बात को भूल जाओ कि अब तुम यहाँ से जा सकोगे, बेला ने मुझे घूरते हुए कहा। इस गेस्ट हाउस को इस वक्त कम से कम 1 दर्जन निहायत खूनखार किस्म के एजेंटों ने घेरे में ले रखा है। जो आदमी राहदरी में मौजूद हैं। मैं अगरचे तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो बिला झिझक तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। नहीं बेला, मैं कहते हुए कुर्सी से उठ गया। तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। तुम्हारे आदमी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिस तरह पहले बचता रहा हूँ इस तरह आज भी यहाँ से निकल जाऊँगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है, बेला ने कहा। तुम्हारी आज़ादी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। तुम अपनी मर्ज़ी से एक कदम भी नहीं उठा सकोगी। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुम्हें छलनी कर डालेंगे। तुम्हारे आदमी, मैंने हंसते हुए कहा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमा दी। तुम्हारे कम से कम 2 आदमी बहुत पहले मेरी नज़रों में आ गए थे और तुम जानती हो कि दुनिया की हर चीज़ बिकाऊ है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में तो दौलत से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है। मैंने भी तुम्हारे 2 आदमी ख़रीद लिए। इनके नाम नहीं जानता, लेकिन वो दोनों मेरे हाथों बिक चुके हैं। इनमें एक नीली पतलून और चेक की शर्ट पहने हुए है। इसकी कलाई में इस वक्त मेरा दिया हुआ सोने का कड़ा पहना हुआ है। तुम झूठ बकते हो। बेला की आंखों में उलझन सी तैर गई। मेरे आदमी अपनी जानें तो दे देंगे, मगर तुम्हें शायद मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रा मुड़कर देखो, रहदरी में खड़े हुए सरदार जी ने तुम्हें पिस्तौल की ज़द पर ले रखा है। बेला बड़ी तेज़ी से पीछे मुड़ी। मुझे ऐसा ही मौका चाहिए था। बार बार का आजमाया हुआ नुस्खा एक बार फिर काम आ गया था। वो जैसे ही मुड़ी, मैंने फुर्ती से छलांग लगा दी और इसे रुकेता हुआ दरवाजे तक ले आया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वो दरवाजे से टकराई और दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से बंद हो गया। मेरा एक हाथ सबसे पहले इसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा था। बेला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो एक लम्हे को बदहवास हुई थी, लेकिन इसके फ़ौरन ही बाद अपने आप को संभाल लिया। मैं इसके पिस्तौल वाले हाथ को झटके दे रहा था, लेकिन पिस्तौल पर बेला की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। मैंने एक हाथ से इसकी कलाई को थाम रखा था और दूसरे से इसकी बगल में ज़ोरदार घूंसा रसीद कर दिया। बेला कराहते हुए तकरीबन 1 फीट ऊपर उछली। अब बेला पर मुझे बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। इससे पहले भी दो बदू मुकाबले होते रहे थे। बाज़ औक़ात मैंने औरत समझकर इसका लिहाज किया था और बाज़ औक़ात इसे जानबूझकर चांस दिया था, लेकिन अब यह मेरे लिए आखिरी चांस था। मुझे बेला की इस बात पर ज़रा भी शुबा नहीं था कि इस गेस्ट हाउस को दर्जन भर ख़तरनाक एजेंटों ने घेरे में ले रखा है। और बेला के आने से पहले मैंने नीली पतलून और चेक की शर्ट वाले जिस सिख को राहदरी में टहलते हुए देखा था, वो भी यकीनन बेला ही का आदमी था। इसलिए तो वो मेरे झांसे में आ गई थी। मैं जानता था कि अगर इस मर्तबा इनके काबू में आ गया तो ज़िंदगी भर यहाँ से नहीं निकल सकूँगा। ज़िंदगी भर का लफ्ज़ तो मैंने मुहावरतन इस्तेमाल किया है, जबकि मुझे यकीन था कि लोग मुझे चंद घंटे भी ज़िंदा रहने का मौका नहीं देंगे। इसलिए इस वक्त बेला के साथ किसी रियायत के मूड में नहीं था। मैंने इसकी बगल में एक और घूंसा रसीद कर दिया। वो एक बार फिर उछली। मैंने इस जगह पर तीसरा वार करने के बजाय इस मर्तबा इसकी कोहनी पर नीचे की तरफ से ज़रब लगाई। ये वार कारगर साबित हुआ। बेला चीख उठी और इस मर्तबा पिस्तौल भी इसके हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरा। कोहनी पर लगने वाली ज़रब की तकलीफ से बेला के चेहरे पर करब के तासुरात उभर आए। मेरे ख्याल में किसी और औरत को इतनी चोट लगती तो वो चीख कर आसमान सर पर उठा लेती, लेकिन वो बेला थी जिसके बारे में अब तक आप लोग भी अच्छी तरह जान चुके होंगे कि वो किस ढीठ मिट्टी की बनी हुई है। अब इसकी तमाम तर तवज्जो अपना हाथ छुड़ाने पर मरकूज थी। मैंने इसका बाजू मरोड़ दिया था, लेकिन वो बड़ी फुर्ती से बल खाकर घूम गई और इससे भी ज़्यादा फुर्ती से इसने मेरी टांगों के बीच में घुटने से ज़रब लगाई। घुटना वहाँ नहीं लगा जहाँ वो चोट लगाना चाहती थी। मैं उछल कर पीछे हट गया, मगर दूसरे लम्हे वो चोट लगाने में कामयाब हो गई। बेला का घुटना बड़ी ज़ोर से मेरी टांगों के बीच में लगा था। मैं कराहता हुआ दोहरा हो गया। मेरे दोनों हाथ टांगों के बीच में थे और मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरी जान निकली जा रही हो। सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मैं अभी इस तकलीफ़ से नहीं संभल पाया था कि बेला ने मेरी गर्दन पर 2 हथौड़े से ज़रब लगाई। मुझे यूँ लगा जैसे किसी वज़नी हथौड़े से वार किया गया हो। मैं कराहता हुआ मुंह के बल कालीन पर बेला के कदमों में गिरा। गर्दन पर लगने वाली ज़ोरदार ज़रब से मेरा दिमाग झंझना उठा।
आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। मैंने सर को एक दो झटके दिए और अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मेरा चेहरा बेला के पैरों से चंद इंच के फासले पर था। इसने सफ़ेद सैंडल पहन रखे थे जिनके फीते टखनों से ज़रा ऊपर तक पिंडलियों पर लिपटे हुए थे। वो दाएं पैर की टो को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हरकत दे रही थी। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। बेला के होंठों पर बड़ी सर्दी सी मुस्कुराहट थी। इसने दोनों हाथों की उंगलियों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए मुझे उठने का इशारा किया। बस एक ही हाथ में ढेर हो गए। इसके होंठों से सिरसिराती सी आवाज़ निकली, उठो, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि बेला क्या है, और यकीन करो बेला आज भागने की कोशिश नहीं करेगी। मेरे होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और इस तरह हरकत की जैसे उठना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने बड़ी फुर्ती से इसकी दोनों टांगों को पकड़कर ज़ोरदार झटका दिया। बेला ने शायद इस बात का ख्याल नहीं रखा था कि मैं ऐसी कोई हरकत भी कर सकता हूँ। इसके पैर ज़मीन से उखड़ गए और वो कराहती हुई पुश्त के बल गिरी। मैं बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। बेला भी उठने की कोशिश कर रही थी मगर मैंने मौका नहीं दिया और इस पर छलांग लगा दी। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। कभी मैं बेला को रुगेदने लगता और कभी वो मुझे दबोच लेती। वो तेज़ नाखूनों से मेरा चेहरा भी नोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को बचाए रखा। ताहम गर्दन पर एक दो खराशियाँ आई थी। दरवाज़ा खुद ब खुद लॉक हो चुका था, इसलिए फौरी तौर पर बाहर से किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। बेला अगर चाहती तो चीख कर बाहर मौजूद अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह कर सकती थी। ऐसी सूरत में वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते, लेकिन मैं बेला की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो इस वक्त तक किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाएगी जब तक इसके दम में दम है। इसे शायद ये भी इत्मीनान था कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो बाहर मौजूद इसके साथी मुझे कदम भी आगे जाने का मौका नहीं देंगे। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं था। मैंने यहाँ से निकलने का एक ही मंसूबा बना लिया था और मैं इसी मंसूबे पर अमल करना चाहता था। देंगा मुश्ती में बेला की शर्ट एक कांधे से फट गई। सामने के दो बटन भी टूट गए। मेरी कमीज़ के भी दो बटन टूट चुके थे, लेकिन जब जान पर बनी हो तो बटन टूटने या कमीज़ फटने की परवाह किसे थी। बेला इस वक्त मेरे सीने पर सवार थी। इसने एक हाथ की मुट्ठी में मेरे सर के बाल जकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से मेरे मुंह पर पे दर पे कौन से रसीद कर रही थी। मेरे दोनों हाथ मेरी पुश्त के नीचे दबे हुए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सीधा हाथ खींचा और बेला के मुंह पर सीधी हथेली से वार किया। वो करा उठी। हाथ इसकी नाक पर पड़ा था। खून की धार बह निकली। इसके साथ ही इसने मेरे बाल छोड़ दिए। मैंने एक जोरदार हाथ मारा। इस मरतबा इसकी होंठों के गोशों से खून रिसने लगा। बेला पर अब गोया जुनून सतारी हो गया था। इसने बड़ी तेज़ी से झुककर मेरे सर पर टक्कर मारी। मैंने बड़ी फुर्ती से सर एक तरफ झुका लिया। अगर एक लम्हे की भी ताख़ीर हो जाती तो मेरी नाक की हड्डी टूट चुकी होती, मगर सर एक तरफ घुमा लेने से टक्कर मेरे कान पर लगी और कान में सीटियाँ सी बजती हुई महसूस होने लगी। मेरा दिमाग एक बार फिर झंझना उठा था। मैंने बेला को पूरी कुव्वत से एक तरफ धकेल दिया। वो एक कुर्सी से टकराई। खोपड़ी पर पहली मरतबा ज़ोरदार चोट लगी थी। वो चीख उठी। मैं मौका पाकर उठ चुका था। सर पर चोट लगने के बावजूद बेला ने भी उठने में देर नहीं लगाई। इसने संभलते ही जुनूनी अंदाज में हमला कर दिया और मुझे धकेलती हुई दीवार तक ले गई। मेरा सर दीवार से टकराया और मेरी आंखों के सामने चमकते हुए लहरिए से रक्स करने लगे। मैं सर को ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगा। बेला ने इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। इसने पहले मेरे पेट और सीने पर सर से 2-3 ठक्करें मारी और फिर 2 कदम पीछे हटकर लातों और घुंसों की बारिश कर दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ घसीटता हुआ नीचे चला गया। बेला की एक और ठोकर मेरे सर पर लगी। मेरी आंखों के सामने तारीकी सी छाने लगी। मैं सर को ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगा। इसी लम्हे पसलियों पर ज़ोरदार ठोकर लगी। बेला पूरी तरह फॉर्म में थी और मुझे ज़ेर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों के सामने तारीख गहरी हो गई। मैं हवास पर काबू पाने के लिए सर को झटके देता रहा। फिर इत्तेफाक से बेला का पैर मेरी गिरफ्त में आ गया। अब या कभी नहीं, मेरे जहन में सिर्फ ये ख्याल उभरा। मैंने सर को एक और झटका दिया और बेला को पीछे धकेल कर खुद भी उठकर खड़ा हो गया। बेला संभल कर एक बार फिर हमलावर हुई, लेकिन इस मरतबा वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। मैंने इसे दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया और ऊपर उठाकर पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। वो एक तरफ दीवार के साथ रखे हुए सोफे पर गिरी और इसी वक्त दरवाज़ा धड़धड़ाया जाने लगा। मेरा ख्याल है बेला को कमरे में आए इतनी देर हो गई थी और इसके चीखने की आवाज़ सुनकर इसके आदमी को कोई शुबा हो गया था। सुधेर, दरवाज़ा तोड़ दो, जल्दी करो, ये राक्षस मुझे मार डालेगा।
बेला चीखी। इसने पहली मर्तबा किसी को मदद के लिए पुकारा था। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से टकरें मारी जाने लगी। बाहर से शोर की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। इस दौरान एक भारी आवाज़ सुनाई दी, काउंटर से मास्टर की लेकर आओ, हरी अप। दरवाजे पर बदस्तूर टकरें मारी जा रही थीं। मैंने बेला की तरफ देखा। इसके ज़ख्मी होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। मैं काम कर रह गया। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। मेरे और मौत के बीच सिर्फ चंद ही सेकंड का फासला रह गया था। बस दरवाज़ा खुलने ही की देर थी। मैंने मुतजस्सिस नज़रों से इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ से रखने लगा। ये खिड़की सामने वाले लॉन की तरफ खुलती थी, लेकिन खिड़की से कूदने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो किनखियों से बेड पर पड़े हुए बेला के पिस्तौल की तरफ देख रहा था और मैं किसी तरह इस पिस्तौल तक पहुंचना चाहता था। बेला ने भी मेरी नज़रों को ताड़ लिया और फिर अचानक ही इसने बेड की तरफ छलांग लगा दी। मैं भी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। हम दोनों बैक वक्त बेड पर गिरे थे, लेकिन पिस्तौल पर पहले मेरा हाथ पड़ा था। एक हाथ में पिस्तौल आती मैंने दूसरी हाथ से बेला के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो चीख उठी। बेला ने मुझसे दूर हटना चाहा, मगर मैंने बड़ी फुर्ती से इसकी गर्दन को अपने बाएं बाजू की लपेट में ले लिया और इसे खींचकर ढाल की तरह अपने सामने कर लिया। इस वक्त दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा धड़ से खुल गया। वो दो आदमी थे जो बैक वक्त अंदर दाखिल हुए। इन दोनों के हाथों में पिस्तौल थी। इनमें एक वही नीली पतलून और चकदार शर्ट वाला सिख था जिसे बेला के आने से पहले मैंने राहदरी में टहलते हुए देखा था। इनके पीछे और आदमी भी थे, लेकिन बेला को मेरी गिरफ्त में देखकर वो सब एक झटके से रुक गए। मैंने दूसरे हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल बेला की कनपट्टी से लगा रखी थी और उंगली ट्रिगर पर थी। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, मैंने इन आदमियों की तरफ देखते हुए चीख कर कहा। फिर बेला के कान के करीब मुँह लाकर गुर्राया, इनसे कहो कि अपने हथियार फेंक दें और कमरे से बिल्कुल राहदरी से भी बाहर चले जाएं। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने इन्हें हुक्म न दिया तो ट्रिगर दबा दूंगा और तुम मुझे अच्छी तरह जान चुकी हो। मैं जो कहता हूँ इस पर अमल करना भी जानता हूँ। मैंने इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल पर दबाव बढ़ाया। बेला खड़ा उठी। मैंने गिनती शुरू कर दी। अभी 2 कहा था कि नीली पतलून वाले सिख ने अपना पिस्तौल फेंक दिया और हाथ ऊपर उठा दिया। ये क्या कर रहे हो अहमक? बेला के मुंह से गुटी गुटी सी आवाज़ निकली। मेरी परवाह मत करो, गोली चला दो, मार डालो इसे। नहीं मैडम, दूसरे आदमी ने भी पिस्तौल फेंक दिया। वो दरमियाने कद का सेहतमंद जिस्म का मालिक था। इसके माथे पर सुर्ख रंग का टीका इसके हिंदू होने की अक्कासी कर रहा था। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है और इसे तो हम बचकर जाने नहीं देंगे। ये तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है बेला। मैंने इसकी बात काट दी और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर राहदरी में भी 3 आदमी नजर आ रहे थे। तुम लोग वाकई अक्लमंद हो, मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम लोगों ने मेरे हुक्म की तामील न की तो मैं तुम्हारी मैडम की खोपड़ी उड़ाने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करूँगा। अब तुम लोग राहदरी से भी बाहर निकल जाओ। गुड बॉयज़, और सुनो, किसी भी मौके पर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, समझे? इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजे से बाहर निकल गए। मुमकिन है उन्होंने मुझे पकड़ने का मंसूबा बना रखा हो और इसलिए आसानी से हथियार भी फेंक दिए थे, लेकिन मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैं बेला की गर्दन पर गिरफ्त ढीली किए बगैर इसे उठाकर बेड से उतर गया। बेड के करीब ही एक कुर्सी पर सरदार अविंतर सिंह वाला सूटकेस रखा हुआ था। मैंने करीब पहुंचकर बेला की कनपट्टी से पिस्तौल हटा लिया। सूटकेस का ढकना उठाकर इसमें अपना थैला निकालकर अपनी गर्दन के ऊपर से कंधे पर लटकाया और पिस्तौल दोबारा इसकी कनपट्टी से लगा दिया। राहदरी में झांकने के लिए मैंने बेला को पहले आगे किया और फिर इसकी आड़ से इधर उधर देखने लगा। वो 5वीं राहदरी के बाएं सिरे पर जीने के करीब खड़े थे। दाएं तरफ कोई नहीं था। मेरा ख्याल है गेस्ट हाउस के मेहमानों को राहदरी में आने से रोक दिया गया। राहदरी तकरीबन 8 फीट चौड़ी थी। एक तरफ तो कमरों की कतार थी और सामने वाली दीवार में थोड़े थोड़े फासले पर बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। हवा और रोशनी के लिए इन खिड़कियों में शीशे भी थे और जालियां भी। मैं बेला को अपने सामने ढाल बनाए हुए दीवार के साथ साथ उल्टे कदम और दाएं तरफ चलने लगा। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। मेरी सांस घुट रही है। बेला कराही, मेरी गर्दन पर गिरफ्त ढीली करो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ये गिरफ्त इस वक्त तक ढीली नहीं होगी जब तक मैं तुम्हारी इन सुरमाओं के घेरे से न निकल जाऊँ, मैंने गुर्राते हुए कहा और इसे अपने साथ घसीटता रहा। मैं पिछली तरफ वाले जीने पर आ गया। पहले नीचे झांक कर देखा और फिर बेला को सीधा करके तेजी से नीचे उतराया, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर आते ही मैंने बेला को फिर ढाल बना दिया। जीने के सामने चंद कदम आगे एक बेसिमत खुलने वाला दरवाज़ा था और इस वक्त खुला हुआ था।
वो पांचों भी दूसरी तरफ की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। नीचे भी ऐसी ही राहदरी थी। इसके पहले बहुत बड़ी लॉबी थी जहाँ इस्तकबालिया काउंटर भी था। लॉबी में बहुत से लोग खड़े नजर आए। पिछली तरफ स्विमिंग पूल था। इस गड़बड़ की खबर पूरे गेस्ट हाउस में फैल चुकी थी। स्विमिंग पूल भी वीरान हो चुका था। एक तरफ लकड़ी के तख्तों वाली लंबी कुर्सियों पर 2 औरतें और 2 मर्द बैठे हुए थे। मर्दों ने जांघिए पहन रखे थे और औरतों के जिस्म पर बिकनियाँ थीं। हमें देखते ही वो चारों उठकर चीखते हुए एक तरफ भाग निकले। रहतरी की दूसरी तरफ खड़े हुए आदमियों में से एक ने चीख कर कुछ कहा और इसके कई साथी लॉबी में इधर उधर दौड़ पड़े। मैं बेला को खींचता हुआ स्विमिंग पूल के दाएं तरफ बने हुए ड्रेसिंग और बाथरूम्स की तरफ दौड़ा। बेला मेरे साथ घिसट रही थी। गले पर मेरे बाजू की गिरफ्त खासी सख्त थी जिससे वो बार बार करा रही थी। मैं इसे लेकर एक और गली में घुस गया। चंद गज आगे एक बंगले के सामने एक आदमी और 2 औरतें खड़ी थी। बंगले के सामने कार में एक औरत और एक मर्द बैठा हुआ था। कार का इंजन स्टार्ट था। वो शायद मेहमान आए हुए थे जो रुखसत हो रहे थे। हमें देखकर वो चौंक से गए। मैंने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स पर पिस्तौल तान लिया। नीचे उतरो, जल्दी करो, इंजन चलता छोड़ दो, मैं कुर्राया। गेट के सामने खड़ा हुआ आदमी और 2 औरतें चीखती हुई बंगले के खुले हुए गेट में घुस गईं। वो शख्स भी इंजन चलता छोड़कर कार से उतर गया। इसके साथ बैठी हुई औरत भी चीखती हुई नीचे उतर गई। अंदर बैठो, मैंने बेला को ड्राइविंग सीट पर धकेल दिया। जोर से दरवाज़ा बंद किया और ऊपर से घूमकर दूसरी सीट पर बैठ गया। कार आगे बढ़ाओ और यहाँ से निकलो, जल्दी करो, मैं चीखा। मैं कार नहीं चला सकती, बेला के हाथ की पूंछ से होंठों पर जमा हुआ खून पहुँचते हुए कहा। इसका नीचे का होंठ और नाक भी फूल गई थी। मेरी हालत देख रहे हो, मैं कार नहीं चला सकती। कार आगे बढ़ाओ, मैंने गुर्राती हुई इसके कंधे पर पिस्तौल के बट से जोरदार ज़रब लगाई। बेला चीख उठी। इसका दूसरा हाथ कंधे पर पहुंच गया और जब मैंने दोबारा पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया तो इसका एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा गियर पर पहुंच गया और फिर अगले ही लम्हे कार हरकत में आ गई। मैंने बेला की तरफ देखा। स्टीयरिंग पर इसका हाथ कांप रहा था। इसकी हालत वाकई काबिल रहम थी। नाक और होंठ जख्मी थे। पेशानी पर भी गोमड़ा उभर आया था और सर के पिछले हिस्से पर भी उभार सा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस पर तरस खाने का मतलब अपने आप को भी रहम मौत के हवाले करना था। कहाँ जाना है, बेला ने मेरी तरफ देखे बगैर पूछा। कहीं भी, मैंने जवाब दिया। कम से कम वक्त में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर निकल सकते हैं रफ्तार बढ़ाओ। कार 2-3 मिनट तक गलियों में घूमती रही और फिर एक कुशादा सड़क पर निकल आई। मुझे अंदेशा था कि अगर हमारे बारे में पुलिस के कंट्रोल रूम में इतला दे दी गई तो चंद सेकंड्स के अंदर अंदर पूरे शहर की पुलिस और गश्ती गाड़ियां हमारी तलाश शुरू कर देंगी और हम बहुत जल्द घेरे में आ जाएंगे। मेरे कहने पर बेला ने कार एक जैली सड़क पर मोड़ ली। सड़क के दोनों तरफ कोठियां थीं। बेला की हालत बाकी बहुत अबतर थी। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को काबू में रखे हुए थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो पहली बार मुझसे इस कदर खौफजदा हुई थी। बाएं तरफ खेल का एक मैदान देखकर मैंने कार रुकवा ली। बेला उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। सड़क के एक तरफ मैदान था और दूसरी तरफ बंगले, लेकिन सड़क पर सन्नाटा था। क्या बात है, कार यहाँ क्यों रुकवाई, क्या करना चाहते हो? बेला के लहजे में भी खौफ नुमाया था। फिक्र मत करो, तुम्हें मारूंगा नहीं, मैंने जवाब दिया। कई महीनों से मेरा तुम्हारा साथ रहा है। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तुमसे अगर दोस्ती होती तो शायद मैं हिंदुस्तान से जाने का ख्याल भी जहन में नहीं लाता। तुमसे दोस्ती तो नहीं हो सकी, अलबत्ता तुम एक ज़हीन और रसूल पसंद और हौसलामंद दुश्मन साबित हुई हो। तुम्हारे अलावा अगर कोई मर्द होता तो अरसा पहले मेरे हाथों से मारा जा चुका होता, लेकिन तुम्हें जान से मारने को दिल नहीं करता। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। यहाँ तक साथ देने का शुक्रिया, और ये जो कुछ हुआ है इसका मुझे अफसोस है। मैंने इसके चेहरे की तरफ इशारा किया। अब मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। वो देखो, इस बंगले के गेट के अंदर की तरफ एक आदमी नज़र आ रहा है। मेरे जाने के बाद तुम इसे अपनी मदद के लिए बुला लेना। बेला ने देखने के लिए दाएं तरफ गर्दन घुमाई और इसी लम्हे मैंने पिस्तौल का दस्ता इसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो सीट पर लुढ़क गई। मैंने हाथ हल्का सा रखा था। इसे सिर्फ बेहोश करना चाहता था और मुझे यकीन था कि अगर इसे किसी ने तलाश न किया तो आधे घंटे से पहले होश में नहीं आएगी। मैं दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर आया। आखिरी बार मुड़कर बेहोश बेला की तरफ देखा और मैदान में दौड़ता चला गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।